हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपन एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट अकेडमी। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं अभी हम कौन सी पोएम कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं द डक एंड द कंगारू। द डक एंड द कंगारू। और ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? ये लिखी है एडवर्ड लियर ने। किसने लिखी गाइस? एडवर्ड लियर ने। ओके, सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं द डक एंड द कंगारू का फर्स्ट पार्ट डल चुका है, जिसमें मैंने इस पोएम के 2 स्टेंजास अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, और जो बचे हुए स्टेंजास हैं, मतलब 3 स्टेंजास हैं जो रह गए हैं, वो हम देखेंगे इस वाले पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 2 में। सो ज़्यादा देरी अब करते नहीं है, सीधा चलते हैं हम थर्ड वाले स्टेंजा पे। ठीक है, चलिए गाइस, अब हम थर्ड स्टेंजा देखते हैं। Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. अब मैं आपको समझाता हूँ। Said the kangaroo to the duck. अब क्या होता है? कंगारू डक से बोलता है। अभी तक कौन बोल रहा था? डक रिक्वेस्ट कर रही थी कंगारू को। अब कंगारू डक से बोलता है। क्या बोलता है वो हम देखेंगे। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे दिस क्या है? यहाँ पे दिस है वो रिक्वेस्ट, वो प्लीड जो डक कर रही थी उसके सामने कि मुझे एक सवारी दे दो अपनी पीठ पर बैठाकर। तो उस रिक्वेस्ट को लेके जो कंगारू को वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ को लेके, मुझे इस चीज़ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो, जो तुम मेरे सामने प्लीड कर रही हो कि मैं तुम्हें सवारी दे दूं, मुझे इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन मतलब थॉट, पॉन्डरिंग मतलब किसी चीज़ को लेके सोचना। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। अब परहैप्स मतलब मे बी, हाँ शायद जो तुम बोल रही हो, जो तुम आइडिया मेरे सामने रख रही हो, मे बी वो आइडिया मेरे लिए भी अच्छा हो, मे बी वो आइडिया मेरे लिए भी लक लेके आ सके। ठीक है, एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। फिर जो आगे जो कंगारू वो कहता है बट मुझे एक ऑब्जेक्शन, बट मुझे एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। वैसे तो मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा बट मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है। अब आगे देखते हो प्रॉब्लम क्या है। विच इज़ जो है, इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे करेजियसली बोलने दो तो। मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, बट अगर तुम मुझे करेजियसली बोलने दो तो मैं बताना चाहूँगा वो प्रॉब्लम क्या है। वो है योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि जो तुम्हारे पैर हैं, जो तुम्हारे फीट हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडे और बहुत ज़्यादा क्या है, वेट मतलब गीले, कि जो तुम्हारे फीट हैं वो बहुत ज़्यादा गीले और बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। ठीक है, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, और वो जो ठंडे जो तुम्हारे फीट हैं और जो गीले हैं वो प्रोबेबली मुझे एक डिजीज़ दे दें, वो प्रोबेबली मुझे क्या दे दें, रूमेटिज्म दे दें। रूमेटिज्म क्या होता है गाइस? रूमेटिज्म एक डिजीज़ होती है जिससे क्या होता है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा जॉइंट्स में आपके पेन होने लगता है। ठीक है, एक्टिंग होने लगती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, स्वेलिंग होने लगती है। तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? रूमेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी स्लैंग में बोला गया है रूमेटिस। ठीक है, ये एक डिजीज़ है जो किससे होती है? ठंड से हो जाती है थोड़ा सा, जिससे क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, एक से ज़्यादा जॉइंट्स में। ठीक है, तो इसमें ये जो स्टेंजा है, इसमें जो कंगारू है वो डक से बोलता है कि जो तुम सवारी की मेरे लिए बात करे, जो तुम सवारी की बात कर रही हो, मुझे उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जो तुम्हारा आइडिया वो वैसे बेकार नहीं है, वैसे तो बहुत सही है, बट ये कि मुझे इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, बट एक ही ऑब्जेक्शन है, मुझे बस एक इशू है, और वो इशू ये है कि तुम्हारे जो फीट हैं वो बहुत ज़्यादा ही ठंडे और बहुत ही ज़्यादा गीले हैं, और ये जो ठंडे फीट हैं ये मुझे क्या कर सकते हैं, मुझे एक डिजीज़ दे सकते हैं, और उस डिज़ीज़ का नाम क्या है? रूमेटिस। और रूमेटिस डिजीज़ क्या होती है गाइस? जिसमें आपके जो जॉइंट्स हैं, एक से ज़्यादा जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो, बहुत ज़्यादा एक्टिंग हो, उसको हम कौन सी डिजीज़ बोलते हैं? रूमेटिज्म। ठीक है, सेड द कंगारू। अब ये चीज़ कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है कंगारू। तो आई होप आपको ये जो स्टेंजा थर्ड है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी स्टेंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस, अब थर्ड स्टेंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द कंगारू रिप्लाइड दैट इट हैड टू थिंक ओवर इट। द आइडिया कुड बी गुड फॉर हिम बट ही हैड एन ऑब्जेक्शन।
that the duck's wet and cold feet could give it body pains. अब क्या होता है, जो कंगारू है, the kangaroo replied that it had to think over it. जब डक कंगारू से बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक सवारी दे दो, ठीक है, अपनी पीठ पर, ठीक है, जिससे मैं इस दुनिया को देख पाऊँ, तो यहाँ पे जो कंगारू है वो उसको रिप्लाई करता है, वो उसको जवाब देता है कि मुझे इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. The idea could be good for him, but he had an objection. अब यहाँ पे जो कंगारू वो कहता है The idea could be good for him, but he had an objection. वो कहता है कि जो आइडिया है वैसे कोई बेकार नहीं है, वैसे आइडिया बहुत अच्छा है और मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है, बट मुझे एक ऑब्जेक्शन है, मुझे एक इशू है. और वो इशू क्या है? That the duck's wet and cold feet could give it body pain. वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे ठंडे पैर, जो तुम्हारे गीले पैर हैं, वो मे भी मुझे बॉडी पेन दे सकते हैं, मे बी वो मुझे बॉडी में दर्द दे सकते हैं. अब यहाँ पे जो बॉडी पेन की बात कर रहा है, यहाँ पे वो बात कर रहा है रूमेटिज्म की, मतलब जिससे आपके जॉइंट्स में दर्द होता है. ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? रूमेटिज्म की. ठीक है, आई होप आपको थर्ड स्टैंजा का जो सेकेंड एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ में आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं फोर्थ स्टैंजा. चलिए गाइस, अब फोर्थ स्टैंजा देखते हैं. Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my wet feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. अब मैं आपको ये जो स्टैंजा ये एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा. जब हमने स्टैंजा थर्ड करा था उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने देखा कि जो कंगारू है वो वैसे रेडी है उसको सवारी देने के लिए डक को, बट उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है, उसको सिर्फ एक इशू है. और उसको जो इशू है वो ये चीज़ है कि जो उसके फीट है, जो डक के फीट है, वो बहुत ही ज़्यादा गीले और बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं. तो उसको इस चीज़ का डर है कि कहीं उसको रूमेटिस डिजीज़ ना हो जाए. जो कंगारू है वो रेडी तो है उसको सवारी देने के लिए, बट उसको सिर्फ एक चीज़ से ऑब्जेक्शन, वो है उसके फीट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ठंडे और गीले हैं. और उसको इस चीज़ का डर है कि कहीं उसको रूमेटिस डिजीज़ ना हो जाए. तो वही एक ऑब्जेक्शन उसको होती है. अब इसके रिप्लाई में जो डक है वो क्या बोलती है वो देखते हैं. सेड द डक कहती है, एज ए सेट ऑन द रॉक्स, जब मैं पत्थरों के ऊपर बैठी हुई थी, रॉक्स के ऊपर बैठी हुई थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने इस चीज़ के बारे में पहले ही सोच लिया था. जब मैं पत्थरों के ऊपर बैठी हुई थी मैंने इस चीज़ के बारे में पहले ही सोच लिया था. एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, इसीलिए कि तुम्हें इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तुम्हें इस चीज़ से कोई इश्यू ना हो, इसीलिए मैंने 4 पेयर सॉक्स खरीद लिए, 4 पेयर सॉक्स ले लिए. और वो सॉक्स कैसे थे? वॉस्टेड मतलब वूलन. कैसे सॉक्स के? वूलन सॉक्स थे, ऊनी सॉक्स थे. ठीक है, विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे फीट में फिट बैठ रहे हैं और अच्छी तरीके से मैं उनको क्या कर लूँगी, अपने फीट को कवर कर लूँगी. अब जो डक है उसके फीट कैसे होते हैं? उसके फीट होते हैं ऐसे वेब फीट. तो यहाँ पे जो डक है वो बोलती है कि मैंने 4 पेयर सॉक्स ले लिए हैं जो वूलन कपड़े के हैं, और इनको क्या करूँगी, मैं पहन लूँगी, जिससे क्या हो, तुम्हें कोई भी गीले और ठंडे पैर मेरे फील ना हो. एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए मैंने श्रग ले लिया है. क्लोक मतलब श्रग एक कपड़ा होता है जिसको आप अपनी बॉडी पे पूरा ओढ़ लेते हो. श्रग वो कपड़ा होता है ऐसा. तो यहाँ पे जो डक है वो बोलती है मैंने सॉक्स भी ले लिया और मैंने श्रग भी ले लिया है, जिससे मैं अपनी बॉडी को कवर कर लूँगी. एंड एवरी डे सिगार आई स्मोक. सिगार क्या होती है? एक सिगरेट की तरह होती है, बट जो सिगार है वो थोड़ी सी मोटी होती है अगर उसको हम कंपेयर करें सिगरेट से. तो बोलती कि और हर दिन मैं क्या करूँगी, मैं सिगार स्मोक करूँगी, जिससे मेरी बॉडी में गर्माहट बनी रहे. ठीक है, और तुमको भी इस चीज़ का डर ना रहे कि तुम्हें रूमेटिस डिजीज़ हो सकती है. ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू. अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि जो डक है वो अपनी केयर, अपना स्नेह, अपना लव शेयर कर रही है अपने प्यारे कंगारू के लिए. वो ये सारी चीज़ें इसलिए ले रही है जिससे जो कंगारू है उसको कोई भी इशू ना हो.
जो भी उसको ऑब्जेक्शन थे ठंडे फीट के होने के या गीले फीट होने के, तो उसने ये सारी चीज़ें इसलिए करी, ये श्रग, ये सॉक्स इसलिए लिए जिससे जो कंगारू वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेफ रहे। तो यहाँ पे वो उसके केयर, यहाँ पे वो क्या कर रही है, उसके लिए केयर कर रही है, उसके लिए लव दिखा रही है। कौन? डक। तो गाइस ये था मीनिंग फोर्थ वाले स्टैंजा का। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस, अब फोर्थ स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द डक सेड दैट as it sat on the rocks during the day, it had thought over it. In order to avoid that, the duck had bought 4 pairs of worsted socks which fitted its web-shaped feet well. In order to stay warm, it would wear a shrug on and also smoke a cigar every day. The duck would do all this to protect the kangaroo as it was a beloved. अब मैं आपको समझाता हूँ। The duck said that as it sat on the rocks during the day, जो duck है वो बोलती कि जब मैं पत्थरों के ऊपर बैठी हुई थी, जो डक है वो बोलती है जब मैं पत्थरों के ऊपर बैठी हुई थी, इट हैड थॉट ओवर इट, वो बोलती है कि मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा था कि कहीं कंगारू मुझे मेरे फीट के लिए ना मना कर दे। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में सोचा था। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस इशू को अवॉइड करने के लिए, द डक हैड बॉट 4 पेयर्स ऑफ worsted socks which fitted its web-shaped feet well. तो जो डक है उसने क्या करा, उसने 4 पेयर्स वूलन सॉक्स ले लिए। जो डक है वो बोलती कि जब मैं पत्थरों के ऊपर बैठी हुई थी तो मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि कहीं मुझे कंगारू इस चीज़ के लिए मना ना कर दे, मतलब मेरे फीट के लिए मना ना कर दे। तो यहाँ पे जो डक है वो बोलती कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने 4 पेयर्स वूलन सॉक्स ले लिए जो बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं मेरे वेब शेप फीट में। अब जो डक है उसके फीट कैसे हैं, ऐसे हैं। तो बोलते कि मैंने 4 पेयर्स वुलन सॉक्स ले लिए जो बिल्कुल फिट बैठ रहे मेरे वेब शेप फीट में। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टे वार्म, और अपने आप को गर्म रखने के लिए, इट वुड वेयर अ श्रग एंड ऑल्सो स्मोक अ सिगार एवरी डे। जो यहाँ पे डक है वो क्या बोलती है कि मैंने श्रग भी रख लिया है। श्रग क्या है, एक कपड़ा होता है जिसको आप अपने ऊपर लपेट लेते हो, मतलब ओढ़ लेते हो ठंड से बचने के लिए। तो यहाँ पे जो डक है वो बोलती है मैंने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए श्रग रख लिया है। एंड ऑल्सो स्मोक अ सिगार एवरी डे, और मैं हर दिन में क्या करूँगी, मैं सिगार स्मोक करूँगी जिससे मेरे अंदर गर्माहट बनी रहे। द डक वुड डू ऑल दिस टू प्रोटेक्ट द कंगारू एज इट वॉज अ बिलव्ड। अब ये सारी चीज़ें, सॉक्स खरीदना, श्रग लेना, सिगार लेना, सिगार स्मोक करना, ये सारी चीज़ें जो डक है वो क्यों करे थे, जिससे वो कंगारू को प्रोटेक्ट कर सके, जिससे वो कंगारू को बचा सके। क्योंकि जो कंगारू था उसको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन था, एक ही इशू था कि कहीं उसको रूमेटिस डिजीज़ ना हो जाए। तो यहाँ पे जो डक है वो कंगारू को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें लेती है। तो गाइज ये था मीनिंग स्टैंजा 4 का। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट स्टैंजा इस पोएम का। चलिए गाइस, अब 5th स्टैंजा देखते हैं। Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. अब मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या था, जब कंगारू ये चीज़ नोटिस करता है कि जो डक है उसने हर चीज़ रख ली है, उसने ठंड से बचने के लिए अपने लिए और कंगारू के लिए हर चीज़ रख ली है, तो इस चीज़ को देख के जो कंगारू है बिल्कुल कन्विंस हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, और इसलिए वो रेडी भी हो जाता है उसको सवारी देने के लिए। ठीक है, सेड द कंगारू आई एम रेडी। अब क्या है, जो कंगारू वो क्या है, रेडी है। ऑल इन द मून लाइट पेल, अब वो अपनी सवारी, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं रात के समय, जब चांद की जो पीली रोशनी होती है, जब चांद की जो पीली रोशनी जब पड़ रही होती है, उस समय वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, अब डक का बैठने का समय आता है किसके ऊपर, कंगारू के ऊपर। तो उस समय जो कंगारू है वो उसको बोलता है कि जब तुम मेरे ऊपर बैठो, जब तुम मेरी टेल के ऊपर बैठो, तो बिल्कुल पकड़ के बैठना, बिल्कुल ध्यान से बैठना, बिल्कुल बैलेंस बना के बैठना। ठीक है, क्योंकि जो कंगारू है वो कैसे चलता है, वो जंप
करके चलता है, तो वो नहीं चाहता कि जो वो जंप करे तो गलती से जो डक है वो गिर जाए। तो वो उसको बोल रहा है कि प्लीज़ जब भी तुम मेरे पीछे बैठो तो बिल्कुल ध्यान से बैठना, बिल्कुल पकड़ के बैठना कि जिससे तुम गिरो ना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और उसको कहाँ बैठने के लिए बोलता है, जो उसके टेल का जो एंड पार्ट है, जो कंगारू के टेल का जो एंड पार्ट है वहाँ पे उसको बैठने के लिए बोलता है। किसको? डक को। So with they went with a hop and a bound and they hopped the whole world 3 times round। और उसके बाद जो कंगारू है वो अपनी जर्नी शुरू करता है, जो कंगारू है वो उसको सवारी देना शुरू करता है। और वो कैसे चलता है? वो जंप मार के चलता है। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो इस पूरे संसार के 3 बार चक्कर लेते हैं। मतलब वो जब डक उसके टेल के ऊपर बैठ जाता है तो उसके बाद वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं और वो उसको 3 चक्कर लगाता है इस पूरे संसार के। कौन? कंगारू। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू। अब ये दोनों, वो जो जर्नी होती है 3 बार चक्कर लगाने की, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा हैप्पी कौन है, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, डक या कंगारू? ठीक है, तो ये जो स्टेंजा है इसका मतलब ये है, इसका मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि जो कंगारू है वो उसके लिए मान जाता है, वो उसको सवारी देने के लिए मान जाता है डक को। उसके बाद वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं रात के समय, जब चांद की जो पीली रोशनी होती है जब वो पड़ रही होती है तब वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ठीक है, जब डक उसकी टेल पे बैठ रहा होता है तो उससे बोलता है कि प्लीज़ ध्यान से बैठना, प्लीज़ पकड़ के बैठना जिससे तुम गिरो ना। और वो उसको बैठने के लिए कहाँ बोलता है? टेल के एंड पे। उसके बाद वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं और वो क्या करते हैं, वो 3 चक्कर लगाते हैं इस पूरे संसार के। उसके बाद ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा खुश कौन है? वैसे तो ये दोनों खुश हैं, बट सबसे ज़्यादा खुश कौन है, कंगारू या डक? तो गाइस ये था मीनिंग स्टैंजा 5 का। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और इसी स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस अब लास्ट स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द कंगारू वॉज सेटिस्फाइड विद द डक्स रिस्पॉन्स एंड गॉट रेडी फॉर द राइड। At night, when the sky was filled with the pale light of the moon, they started their trip with a hop. The kangaroo asked the duck to hold it firmly and they traveled around the world 3 times. Both of them enjoy each other's company. The kangaroo, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। The kangaroo was satisfied with the duck's response and got ready for the ride. जब कंगारू ये चीज़ देखता है, जब कंगारू ये चीज़ नोटिस करता है कि डक ने हर चीज़ें रख ली है, सब बहुत सारी चीज़ें रख ली है ठंड से बचने के लिए, अपने आप को भी बचाने के लिए और कंगारू को भी बचाने के लिए, तो इस चीज़ को देख के जो कंगारू है बिल्कुल कन्विंस हो जाता है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है और उसके बाद वो रेडी भी हो जाता है राइड पे जाने के लिए। At night, when the sky was filled with the pale light of the moon, they started their trip with a hop. अब वो अपनी जर्नी, वो अपनी ट्रिप कब शुरू करते हैं? वो शुरू करते हैं रात में। वो शुरू करते हैं रात में जब जो स्काई है, जो बादल है वो पूरे भरे हुए हैं किससे? चांद की पीली रोशनी से। वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं ये दोनों रात के समय, जब स्काई है जो पूरा भरा हुआ है चांद की पीली रोशनी से, तब वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। The kangaroo asked the duck to hold it firmly and they travel around the world 3 times. अब जब डक उसके टेल पे बैठती है, जब डक उसके टेल पे बैठने जाती है तो जो कंगारू उससे बोलता है कि प्लीज़ ध्यान से बैठना, प्लीज़ पकड़ के बैठना, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस बना के बैठना कि जिससे तुम गिरो ना। और उसके बाद ये दोनों जर्नी पे जाते हैं और पूरा वर्ल्ड को 3 बार ट्रैवल करते हैं, मतलब इस पूरे संसार को 3 बार ट्रैवल करते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, और वो दोनों एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहारा बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। कौन? कंगारू और डक। ठीक है, तो गाइस ये थी पोएम द डक एंड द कंगारू। बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल पोएम थी। आप एक ही बारी में, एक ही लाइन में आप इजीली इस पोएम को समझ पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे ये जो पोएम है वो होती है पूरी एंड। सो गाइज यहाँ पे ये पोएम होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हर एक लाइन, हर एक वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप फिर से जाके देखिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सो गाइज अब मैं आपको मिलता हूँ पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम देखेंगे इस पोएम की समरी।
Till then, bye bye, and don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel, T Point Academy. Bye bye, guys.